हेलो रिवान, वेलकम टू आवर चैनल। अभी बजे हैं दोपहर के 1 और हमारे कॉलेज में अभी एग्ज़ाम के लिए ब्रेक दिया गया है। बीच में अभी कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है? अलेक्जेंडर, एंथनी गिडिंग्स, आर के मर्टन, निकोलस लुहमैन। तो संरचनात्मक प्रकारवाद का आलोचक नहीं है ये पूछा गया है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर और एंथनी गिडिंग्स, ल्यूमैन ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को, लेकिन आर के मर्टन जो हैं ये पूरी तरीके से फॉलोवर हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के, तो ये इनके आलोचक हो ही नहीं सकते। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आपका है आर के मर्टन, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये तर्क किसने दिया कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है? जेफरी सी अलेक्जेंडर, टॉलकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, रॉबर्ट मर्टन। तो ये तर्क किसने दिया है कि नव प्रकारवाद जो है एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति है? ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, तो रिपीट होने के चांसेस हैं, और यूपीएचएससी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सारे थिंकर वहाँ पर दिए हुए हैं। साथ ही साथ में ये सारे क्वेश्चंस यूपीपीजीटी में भी पूछने के चांसेस हैं क्योंकि न्यू क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो नव प्रकारवाद को एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति किसने माना है? तो ये माना है आपके जेफरी सी अलेक्जेंडर ने। पहला ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। जेफरी सी अलेक्जेंडर का मानना था कि नव प्रकारवाद कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि एक प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से जे सी अलेक्जेंडर को कौन सी नव प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती थी? मतलब उन्होंने जो नव प्रकारवाद दृष्टिकोण लाया था, तो उसमें से उनको कौन सी चीज़ प्रॉब्लम के तौर पर नहीं लगती थी? तो इसको एक बार आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कुछ कुछ शब्द जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, फॉलोइंग डिड नॉट सीम टू बी प्रॉब्लम ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म अप्रोच अकॉर्डिंग टू जेफरी सी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर है एंटी इंडिविजुअलिज्म, सिंथेटिक अप्रोच, एंटेगोनिज्म टू चेंज, एंटी एम्पिरिकल बायस। तो देखिए इन्होंने एंटी इंडिविजुअलिज्म, इसके साथ में एंटागोनिज्म टू चेंज एंड एंटी एम्पिरिकल बायस, ये 3 बातें की हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है सिंथेटिक अप्रोच, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो संश्लेषी उपागम, संश्लेषी उपागम की बात ये नहीं करते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये इनको नव प्रकारवाद दृष्टिकोण की समस्या नहीं लगती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संघर्ष सिद्धांतकारों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? समाज स्थिर है, यह विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है, समाज की सुव्यवस्था, या फिर समाज में हर तत्व स्थायित्व के प्रति योगदान देता है। तो फोकस पूछ रहा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का, यानी कि जो संघर्षवादी विचारक हैं वो क्या मान करके चलते हैं। तो समाज को स्थिर वो नहीं मानते हैं, और समाज में व्यवस्था बनी रहे ऐसा वो नहीं मानते क्योंकि वो व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। स्थायित्व को भी वो लोग नकारते हैं क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन, ये विचार कि प्रत्येक समाज परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन है। कार्ल मार्क्स यही तो कहता है कि हर समाज में 2 वर्ग रहेंगे और वर्ग में संघर्ष होगा और फिर नया युग आएगा, तो हमेशा ही परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहेगी। सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा कि समाज जो है स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है, ऐसा मानना था कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स का। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य साधनों द्वारा मौद्रिक सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मर्टन द्वारा दिए गए अनुकूलन के किस साधन का उदाहरण है? मतलब अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जो कि अटेन करता है मॉनेटरी सक्सेस, सफलता प्राप्त करता है, कैसे? समाज द्वारा दिए गए साधनों के द्वारा, जो समाज ने साधन स्वीकार करे हैं, एक्सेप्टेड मीन्स हैं जो सोसाइटी के द्वारा, उनके द्वारा वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? नवाचार, अनुरूपता, कर्मकांडवाद, रिचुअलिज्म, या फिर रिट्रीटिज्म। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्मिटी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका अनुरूपता। अगर कोई व्यक्ति समाज द्वारा प्रदान किए गए साधनों के आधार पर, यानी लक्ष्य और साधन दोनों में अनुरूपता है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे कन्फर्मिटी। थर्ड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, डेरेनडॉर्फ के संघर्ष के विश्लेषण में प्रमुख तत्व कौन सा है? समाज के अंतर्गत सर्वसम्मति, वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष, आर्थिक निर्णायकवाद या फिर पदों से जुड़ी हुई सत्ता। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट इज द की एलिमेंट इन डेरेनडॉर्फ्स एनालिसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? तो डेरेनडॉर्फ ने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने बात की थी द अथॉरिटी अटैच्ड टू पोजीशन। ये इनका जो की टर्म था, प्रमुख तत्व था, वो था पदों से जुड़ी हुई सत्ता, और इसकी वजह से समाज में जो है संघर्ष होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण के संघर्ष विश्लेषण से संबद्ध नियमों में एक संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए। ये किसने तर्क दिया है? यानी कि अपने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में किसने कहा कि संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं की बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन में है आपके रेंडाल कॉलिंस, टीबी बॉटोमोर, आंद्रे बेते या फिर मैक्स वेबर। तो बेते और वेबर यहाँ नहीं है, बॉटोमोर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कौन बचता है ऑप्शन में? रेंडॉल कॉलिंस। तो कॉलिंस का मानना था कि संघर्ष सिद्धांत को अमूर्त स्थापनाओं के बजाय वास्तविक जीवन पर केंद्रित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वोपरि महत्व की आर्थिक प्रणाली जो समाज के अन्य सभी क्षेत्रों को निर्धारित करती है, किसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या फिर आर्थिक निर्धारणवाद। यानी कि इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है फॉर द कंसिडरिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस सच दैट इज डिटरमाइंड ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेक्टर को अगर हम बहुत ज़्यादा डिटरमाइन कर देते हैं, शब्द क्या आया है? डिटरमाइन। तो डिटरमाइन करेंगे अगर हम आर्थिक शब्द को, आर्थिक प्रणाली के आधार पर ही सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि हम आर्थिक तौर पर निर्धारणवाद कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संघर्ष एवं उत्पीड़न को किसने समाज का कुरूप चेहरा कहा है? डेरेनडॉर्फ, लुइस कोजर, कार्ल मार्क्स या फिर जॉर्ज होमस। तो कॉन्फ्लिक्ट और कोर्शन को किसने कहा है? द अगली फेस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। इन्होंने बताया था समाज के दो चेहरे हैं, एक सर्वसम्मत, एक संघर्ष वाला। तो संघर्ष और उत्पीड़न को उन्होंने समाज का बुरा चेहरा या कुरूप चेहरा, अगली फेस ऑफ सोसाइटी बताया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मार्क्स के वर्ग की अवधारणा की प्रस्तावना नहीं है? मतलब जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा दी है, इसमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धतियों के विकास से संबंधित है। मतलब वर्ग हैं क्योंकि उत्पादन पद्धतियां हैं। ठीक है, ये बात सही है। अगला देखेंगे, वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सर्वहारा को पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध ले जाता है। मतलब जो वर्ग संघर्ष है, इसमें क्या होता है कि सर्वहारा पूंजीपति वर्ग के हितों के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है। संघर्ष के लिए वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना आवश्यक है। ठीक है। लास्ट है, संघर्ष वर्गों के एक नए जोड़े को उत्पन्न करता है जो अनिश्चित अवधि तक सहयोगी अस्तित्व के साथ रहेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। मार्क्स ने कहा था कि संघर्ष से वर्ग उभरेंगे जिनमें वर्ग चेतना होगी, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग बन जाएगा, वर्ग चेतना आएगी उसमें, और फिर संघर्ष होगा और परिवर्तन आएगा। सह अस्तित्व के साथ नहीं रहेंगे, वहाँ पर परिवर्तन आएगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व युग आएगा। ये सारी चीज़ें वो बात करता है। ये सह अस्तित्व की बात वो नहीं करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये मार्क्स से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्स को एक अद्भुत द्वंद्ववादी के रूप में अस्वीकार किया अपितु उन्हें एक प्रकारात्मक विचारक माना? अब ये देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। मार्क्स को सभी क्या मानते हैं? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का प्रवर्तक मानते हैं। उनको मानते हैं कि वो संघर्षवादी विचारक हैं, परिवर्तनवादी विचारक हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसने उनको प्रकारात्मक विचारक माना? मतलब माना कि वो अद्भुत द्वंद्ववादी हैं और साथ में वो समाज में प्रकार्यात्मक फंक्शनल अप्रोच को मानते हैं। तो बिल्कुल नया सा क्वेश्चन आ गया। अब इसको बिल्कुल नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन है पी एस ओरोकिन, जी ए कोहेन, जे एलेस्टर, जे रोमर। यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है जी ए कोहेन। जी ए कोहेन ने माना था कि मार्क्स जो है एक प्रकार्यात्मक विचारक है और टर्म दिया था उसके लिए अद्भुत द्वंद्ववादी। इंग्लिश में है ये टर्म
एक्सोटिक डायलेक्टेशियन। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर है वो है जी ए कोहेन, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार नहीं है। मतलब मार्क्स ने इसमें से कौन सा समाज की आर्थिक संरचना का बुनियादी आधार इसमें से किसको नहीं माना है। उत्पादन की पद्धतियों को, उत्पादन की शक्तियों को, अलगाव को, या फिर उत्पादन संबंध को। तो देखिए, उन्होंने अधिसंरचना अधोसंरचना की बात की थी और कहा था कि आर्थिक संरचना जो है वो बेस पे रहती है और उसके बाद फिर धर्म, कला और संस्कृति ये सब आ जाएंगे। तो उसमें से इन्होंने उत्पादन पद्धतियों को माना था आधारशिला, उत्पादन शक्तियों को माना था, उत्पादन संबंधों को माना था। एलिनेशन की बात उन्होंने वहाँ पर नहीं करी थी। अधिसंरचना अधोसंरचना का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें अलगाव की बात इन्होंने नहीं करी है। जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण को दैनिक जीवन का समाजशास्त्र कहा जाता है। इसमें से कौन सा अप्रोच है जिसको दैनिक जीवन का हम समाजशास्त्र कहेंगे, क्या कहेंगे, सोशोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। तो अप्रोच है आपके प्रकटनाशास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी, संरचनात्मक उपागम यानी स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनलिज्म, संघर्ष उपागम यानी कि कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो इसमें से कौन सा अप्रोच है जो कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करता है, एवरीडे लाइफ, सोशोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन का समाजशास्त्र। आसान सा प्रश्न है, आपने गेस कर लिया होगा, उसको हम कहेंगे फेनोमेनोलॉजी, प्रघटनाशास्त्र, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन यानी प्रघटनाशास्त्र। और इसके पिता कौन कहे जाते हैं, एडमंड हर्सल माने जाते हैं। एडमंड हर्सल ने ही सबसे पहले इसको यूज़ किया था। उसके बाद इसके वास्तविक पिता के तौर पर हम अल्फ्रेड सूट्ज को मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किसका मत है कि प्रघटनाशास्त्र बाह्य विश्व से जुड़े विद्यमान समस्त अनुमानों की व्यवस्थित ब्रैकेटिंग की जांच करता है। एडमंड हर्सल, डेविड ह्यूम, मैक्स सेलर या फिर इमैनुअल कांट। आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। फेनोमेनोलॉजी इन्वेस्टिगेट ब्रैकेटिंग द सिस्टमेटिक ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एज्यूम्शन रिगार्डिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये है इंग्लिश में कोटेशन और हिंदी में है। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्रैकेटिंग की और बाह्य विश्व से जुड़े समस्त अनुमानों की व्यवस्थित जांच की। ये कथन संबंधित है आपके एडमंड हर्सल से और यही है प्रघटनाशास्त्र के पिता के तौर पर इनको माना जाता है। पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की परिभाषा में बदलाव किया है। वेबर ने जो सोशल एक्शन का डेफिनेशन दिया था उसमें थोड़ा सा किसने चेंज किया है, टालकाट पार्सन्स, एल्फ्रेड सूज, जेकन हैबरमास या फिर एंथनी गिडिंग्स। तो जो वेबर ने सोशल एक्शन का जो डेफिनेशन दिया था उसमें अल्फ्रेड सूज ने परिवर्तन किया या उसको चेंज किया। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता फेनोमेनोलॉजिकल सिद्धांत की नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि प्रघटनाशास्त्र सिद्धांत को नहीं दर्शाता। ऑप्शन देखते हैं। अध्ययन का केंद्र व्यक्ति का सचेतन अनुभव है। ठीक है, ये चेतना पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। यह व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं के अर्थ का निर्माण करने के लिए तरीके से संबंधित है। व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं का अर्थ का निर्माण यानी कि प्रघटनाशास्त्र मानता है कि व्यक्ति स्वयं ही वस्तुओं के अर्थ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन, ये सामाजिक वास्तविकता की विषय परक प्रकृति का निरीक्षण या परीक्षण करता है। ये भी सही है, सामाजिक सोशल रियलिटी की विषय परक प्रवृत्ति का परीक्षण करता है। सब्जेक्टिव जो उसका नेचर है सोशल रियलिटी का, उसका करता है और चेतना पर भी ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्ति अर्थ का निर्माण करते हैं ये भी मानता है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है कि यह पूर्व धारणाओं एवं कट्टर सोच पर आधारित है, ये गलत है। फेनोमेनोलॉजी आया ही था प्रत्यक्षवाद के उत्तर में यानी उसके विरोध में, तो कट्टर सोच पर और पहले की धारणाओं पर बिल्कुल आधारित नहीं है, बल्कि ये मानता है कि व्यक्ति की चेतना ने जो अनुभव किया वही वास्तविकता है, वही सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का लोकविधि विज्ञान में स्थान नहीं है। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि लोकविधि विज्ञान में नहीं माना जाता। औपचारिक संगठन, रिफ्लेक्सिविटी, इंडेक्सकेलिटी या फिर अकाउंट्स।
तो एथनोमेथोडोलॉजी में इसमें से किसको हम नहीं मानेंगे? तो एथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित कौन है आपके? गॉर्फिंकल हैं। गॉर्फिंकल ने रिफ्लेक्सिविटी की बात करी, इंडेक्सबिलिटी की बात करी, अकाउंट्स की बात करी, लेकिन उन्होंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करके कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, औपचारिक संगठन, ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट अक्सर उल्लंघन प्रयोग यानी कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट शब्द का उपयोग करते हैं किसके लिए? ये शब्द आपके गॉर्फिंकल ने भी प्रयोग किया है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि उल्लंघन प्रयोग किसके लिए यूज़ किया है? सांस्कृतिक अनुष्ठान एवं समारोह का अध्ययन कर सकें, ग्रामीण समुदायों पर आर्थिक नीति के प्रभावों की जांच कर सकें, सामाजिक मानदंडों का उद्देश्यपूर्ण उल्लंघन कर अंतर्निहित सामाजिक व्यवस्था समझ सकें, या फिर ऐतिहासिक घटनाओं एवं उनके परिणाम की जांच कर सकें। क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो आप देखेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है, पर्पजली वॉयलेट सोशल नॉर्म्स, यहाँ पर बात हो रही है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कि हम जो सोशल नॉर्म्स है उनको उद्देश्यपूर्ण तरीके से, यानी जानबूझ करके अपना एक कोई उद्देश्य है उसके लिए हम सामाजिक मूल्यों नियमों का, मानकों का, उनका उल्लंघन करेंगे ताकि समाज में जो सोशल ऑर्डर निहित है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें, यानी सामाजिक मानदंडों का उद्देश्यपूर्ण उल्लंघन कर अंतर्निहित सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें। इसके लिए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये सही है आपका, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, एथनोमेथोडोलॉजी का समाजशास्त्रीय क्षेत्र में प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? मतलब एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो किस पर फोकस करता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर सांस्कृतिक मानदंड एवं मूल्यों का अध्ययन, नहीं, ये नहीं है। लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीकों का विश्लेषण, या फिर समाज को आकार देने वाले आर्थिक कारकों का विवेचन, या फिर समुदायों पर सरकारी नीतियों के प्रभावों का जांच करना। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। पहला ऑप्शन मानदंड मूल्य नहीं है। एथनोमेथोडोलॉजी आर्थिक कारकों का विवेचन बिल्कुल नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन एथनोमेथोडोलॉजी की बात हो रही है तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का करेंगे, लोगों को उनकी सामाजिक दुनिया का बोध कराने के तरीकों का विश्लेषण करता है कि लोग जो हैं सामाजिक दुनिया में कैसे रह रहे हैं, कैसे उसका बोध कराने के तरीके क्या क्या हैं, उसका विश्लेषण करता है कौन? एथनोमेथोडोलॉजी। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एनालिसिंग द वे पीपल मेक सेंस ऑफ देयर सोशल मोल्ड, सेकेंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट नहीं है? तो हर्बर्ट ब्लूमर है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, एरविन गॉफमैन है। और उसके बाद पहला ऑप्शन है विल्फ्रेडो परेटो। तो मीड तो इसके जनक ही हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक कौन है? हर्बर्ट मीड है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द किसने दिया? ब्लूमर ने दिया। और गॉफमैन भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आपके विल्फ्रेडो परेटो हैं ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी नहीं है, बल्कि इनको क्रियावादी यानी कि इन्होंने एक्शन को अपने सेंटर में फोकस में रखा था अपनी थ्योरी के, लेकिन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी ये नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।